हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 11 की बुक स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसे लिखा है विलियम शेरोन ने, एक अमेरिकी लेखक जो अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं, मासूम रिश्तों और दयालुता को बेहद खूबसूरती से उभारते हैं। उनकी लेखनी सरल लेकिन गहराई लिए होती है और यही इस कहानी की खासियत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एक बार की बात है जब मैं सिर्फ 9 साल का था। वे पुराने सुनहरे दिन थे जब दुनिया हर तरह की अद्भुत चीजों से भरी हुई लगती थी और जिंदगी किसी प्यारे रहस्यमयी सपने जैसे लगती थी। उन्हीं दिनों की एक सुबह जब अभी उजाला भी नहीं हुआ था, मेरे चचेरे भाई मुराद, जिसे दुनिया के हर शख्स ने पागल करार दे रखा था सिवाय मेरे घर आया। सुबह के ठीक 4 बजे उसने मेरे कमरे की खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। अरम, उसने धीमे से कहा। मैं एक झटके में बिस्तर से कूद पड़ा और खिड़की से बाहर झांका। जो देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। सुबह पूरी तरह हुई नहीं थी, लेकिन गर्मियों के दिन थे और सूरज की हल्की किरणें क्षितिज के किनारे से झांकने लगी थी। इतनी रोशनी तो थी कि मैं समझ जाऊं यह कोई सपना नहीं है। मेरा चचेरा भाई मुराद एक खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और अपनी आंखें मली। हाँ, मुराद ने आर्मेनियाई भाषा में कहा, यह सचमुच एक घोड़ा है, तू सपना नहीं देख रहा है। अगर तुझे सवारी करनी है तो जल्दी कर। मुझे पता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जिंदगी जीने का जोश किसी भी आम इंसान से भी कहीं ज्यादा रखता था, जैसे वह इस दुनिया में गलती से आ गया हो, पर अब हर लम्हा खुलकर जी रहा था। लेकिन जो उस दिन मैंने देखा उस पर यकीन करना मेरे लिए भी आसान नहीं था। सबसे पहली बात तो यह थी कि मेरी बचपन की सबसे पहली यादें घोड़ों से जुड़ी थी और मेरी सबसे पहली ख्वाहिश थी घोड़े की सवारी करना। और अब वो ख्वाहिश जैसे मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरी और सबसे बड़ी बात, हम गरीब थे, इतने गरीब कि मेरे लिए इस नज़ारे पर यकीन करना मुश्किल था। हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारा पूरा खानदान, गारो ग्लेनियन कबीला, एक अजीब और मजेदार किस्म की गरीबी में जीता था। हमारे परिवार का हर सदस्य तंगहाली में पल रहा था। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग भी नहीं समझ पाते थे कि हम खाने का इंतजाम आखिर कैसे कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। हमारे कबीले की पहचान ही थी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं। हमारी ईमानदारी की मिसाल कोई नई बात नहीं थी। हम पिछले 1100 सालों से अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। यह तब की बात है जब हम कभी दुनिया के सबसे अमीर परिवार में गिने जाते थे, या कम से कम हमें ऐसा लगता था। हम सबसे पहले अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, फिर अपनी ईमानदारी के लिए, और उसके बाद हम सही और गलत में फर्क करना जानते थे। हम में से कोई भी किसी का फायदा नहीं उठाता था। चोरी करना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए हालांकि मैं उस घोड़े को अपनी आंखों से देख पा रहा था, वह अद्वितीय और गर्व से भरा हुआ था। हालांकि मैं उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था, उतनी लुभावनी। हालांकि मैं उसकी सांसों की आवाज सुन पा रहा था जो दिल की धड़कन को तेज कर दे। फिर भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस घोड़े का मुराद से, मुझसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध हो सकता है, चाहे वे जाग रहे हों या सो रहे हों। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था मुराद उस घोड़े को खरीद नहीं सकता, और अगर उसने उसे खरीदा नहीं तो यकीनन उसने उसे चुराया होगा। लेकिन मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि मुराद ने चोरी की है। गारो ग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य कभी चोर हो ही नहीं सकता। यह मेरे दिल की गहराई में बसी सच्चाई थी। मैंने पहले मुराद को देखा, फिर उस घोड़े को। दोनों में एक अनोखी शांति थी और एक अजीब सी मासूमियत भरी हंसी की झलक, जो एक तरफ मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी और दूसरी ओर मुझे कुछ हद तक डर भी महसूस हो रहा था। मुराद, मैंने पूछा, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? उसने बिना जवाब दिए कहा, अगर सवारी करनी है तो खिड़की से कूद पड़। अब तो यह बात साफ हो गई, घोड़ा चुराया गया था। इसमें अब कोई शक नहीं रहा। मुराद बस मुझे एक मौका देने आया था। मैं चाहूं तो सवारी करूं, न चाहूं तो न करूं। पर मेरे मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। क्या घोड़े को सिर्फ सवारी के लिए चुराना वैसे ही गलत है जैसे पैसे या कीमती चीजें चुराना? शायद नहीं। शायद ये चोरी थी ही नहीं। कम से कम उस समय मुझे ऐसा ही लगा। अगर कोई इंसान घोड़ों का दीवाना हो, जैसे मैं और मेरा भाई मुराद थे, तो घोड़ा लेना चोरी नहीं कहलाता। चोरी तो तब मानी जाती जब हम उस घोड़े को बेचने की कोशिश करते, जो कि मैं अच्छी तरह जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करने वाले थे। ठीक है, मुझे कपड़े पहनने दो, मैंने कहा। ठीक है, मुराद बोला, लेकिन जरा जल्दी कर। मैंने झटपट कपड़े पहने, खिड़की से सीधा आंगन में छलांग लगाई और फिर मुराद के पीछे पीछे उस घोड़े पर सवार हो गया। उस साल हम शहर के किनारे वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। हमारे घर के पीछे खुला देहात था। अंगूरों की बेलें, फलों के बाग, सिंचाई की नहरें और मिट्टी की पगडंडियां। हम 3 मिनट के अंदर ही ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए और घोड़ा मस्त चाल में दौड़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ताजगी और भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। यूं लग रहा था जैसे हर सांस किसी जादू को भीतर खींच रहा हो। घोड़े की दौड़ती टापों की थरथराहट सीने में गूंज रही थी, जैसे दिल को किसी और ही दुनिया में ले जा रही हो। मुराद, मेरा चचेरा भाई, जिसे हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा संगी और पागल समझा जाता था, अचानक झूमकर गाने लगा। नहीं, सही कहूँ तो जोर जोर से दहाड़ने लगा, जैसे कोई जंगली गीत गा रहा हो। हर परिवार में कहीं न कहीं थोड़ा सा पागलपन छिपा होता है, और मुराद को हमारे कबीले के उस पागलपन की प्राकृतिक विरासत माना जाता था। उससे पहले थे हमारे चाचा खुसरो, एक लंबा चौड़ा इंसान, सिर पर घने बाल और सन जैक्विन वैली की सबसे बड़ी मूंछों का मालिक।
उनका गुस्सा इतना भयानक था कि कोई कुछ कहने की कोशिश करता तो वे जोर से दहाड़ते, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और बात वहीं खत्म हो जाती, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कह रहा हो। एक बार तो उनका अपना बेटा अरक 8 ब्लॉक दौड़ते हुए नाई की दुकान तक गया, जहां खुसरो चाचा अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। बेटे ने हाँफते हुए कहा, पापा हमारा घर जल रहा है। खुसरो चाचा कुर्सी से सीधा उठे और गरज पड़े, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नाई ने कहा, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपका घर जल रहा है। तो खुसरो फिर गरजे, एनफ, इट इज नो हार्म, मैंने कह दिया, कोई बात नहीं है। मेरे भाई मुराद को लोग इसी खुसरो चाचा को स्वाभाविक वारिस मानते थे। हालांकि मुराद के पिता जुराब थे, एकदम व्यवहारिक, सीधे साधे और शांत स्वभाव के। हमारे कबीले में यही चलता आया था, कोई आदमी अपने बेटे का शारीरिक पिता हो सकता था, पर आत्मा किसकी किसमें उतर जाए इसका कोई नियम नहीं था। हमारे कबीले की आत्माएं हमेशा ही विचित्र और आवारा सी रही थीं। हम घोड़े पर सवार थे, मुराद गा रहा था। दुनिया को लगता होगा जैसे हम अब भी पुराने देश में हैं, जहां हमारे कुछ पड़ोसियों के मुताबिक हमें होना चाहिए था। हमने घोड़े को तब तक दौड़ाया जब तक उसका मन दौड़ने को करता रहा। आखिरकार मुराद ने कहा, अब नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करनी है। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? मुराद बोला, यह घोड़े पर निर्भर करता है, अब तुम नीचे उतर जाओ। मैंने कहा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा? वह मुस्कुराया, लेकिन यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों से निपटने का तरीका आता है। मैंने तपाक से जवाब दिया, जो तरीका तुम्हें आता है वही तरीका मुझे भी आता है। वह हंसते हुए बोला, तो फिर तुम्हारी सलामती के लिए हम यही उम्मीद करते हैं, अब उतरो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना मुझे भी अकेले घोड़सवारी करनी ही है। मैं नीचे उतर गया। मुराद ने एड़ियां घोड़े के बगल में मारी और जोर से पुकारा, वजीरे रन। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, जोर से हिनहिनाया और फिर इतनी तेजी से दौड़ा जैसे किसी तूफान की रफ्तार हो। यह नजारा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक था। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को सूखी घास के खेत में दौड़ाते हुए एक सिंचाई नहर तक ले गया। नहर को घोड़े पर पार किया और 5 मिनट बाद पूरी तरह भीगते हुए लौट आया। सूरज उग रहा था। अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की, मैंने कहा। मुराद घोड़े से उतरा। सवारी करो, उसने कहा। मैं घोड़े की पीठ पर कूद कर चढ़ा और एक पल के लिए सबसे भयानक डर को महसूस किया, लेकिन घोड़ा हिला भी नहीं। उसके मसल्स में लात मारो, मुराद ने कहा। तुम क्या कर रहे हो? हमें इसे वापस ले जाना है, इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए और हमें घूरने लगे। मैंने घोड़े के मसल्स में लात मारी। फिर से घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाया। फिर वो दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। घोड़ा नहर की ओर मुड़ने की बजाय सरपट सड़क पर दौड़ता हुआ सीधे डिक्रान हिलेबियन की बाग की ओर बढ़ गया। फिर तो जैसे उसे पंख लग गए हों। वह बेलों के ऊपर से एक एक कर छलांग लगाता गया। 7 बेलों के ऊपर वह फुर्ती से कूदा और फिर अचानक में संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन घोड़ा तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। वह बिना रुके पागलों की तरह भागता चला गया। मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क पर दौड़ता हुआ आया। मैं तेरी चिंता नहीं कर रहा, उसने जोर से कहा। हमें उस घोड़े को पकड़ना है। तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊंगा। अगर तुम उसे पाओ तो कृपया उसे प्यार से संभालना, मैं पास ही रहूंगा। मैं सड़क पर चलता रहा और मुराद खेतों की ओर सिंचाई नहर की दिशा में बढ़ा। उसे घोड़े को खोजने और वापस लाने में आधा घंटा लग गया। ठीक है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। चढ़ो ऊपर, अब तो पूरी दुनिया जाग चुकी है। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, मैंने पूछा। तो उसने कहा, हम या तो इसे वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक इसे छिपा देंगे। वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था और मुझे पता था कि वह इसे वापस नहीं ले जाएगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो नहीं। हम इसे कहाँ छिपाएंगे, मैंने पूछा। मुझे एक जगह पता है, उसने कहा। तुमने यह घोड़ा कब चुराया, मैंने पूछा। अचानक मुझे यह साफ समझ में आ गया कि वह कुछ दिनों से हर सुबह घुड़सवारी कर रहा था और आज सुबह वह मुझे सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसे पता था कि मुझे घोड़े की सवारी का कितना शौक है। किसने कहा कि घोड़ा चुराया है, उसने कहा। अच्छा, मैंने कहा। तुमने यह हर सुबह सवारी कब से शुरू की? आज सुबह से पहले कभी नहीं, उसने जवाब दिया। क्या तुम सच बोल रहे हो, मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो यही कहना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हम आज सुबह से सवारी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा। वह घोड़े को धीरे धीरे एक सूखे बिरान से बाग के खलियान में ले गया, जो कभी किसान फेड डिवीजन की शान और मेहनत का प्रतीक था। बाड़े के कोने में अब भी ओट्स और सूखी अल्फा पड़ी हुई थी, जैसे किसी भूले हुए वक्त की आखिरी निशानी हो। घोड़े को वहां सुरक्षित छोड़कर हम चुपचाप घर की ओर लौटने लगे, बिना कुछ कहे। उसने कहा, इस घोड़े को इतना समझदार बनाना आसान नहीं था। पहले तो यह बेतहाशा भागता था, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे घोड़ों से निपटना आता है। मैं इसे वही करने के लिए मना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। घोड़े मुझे समझते हैं। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, मैंने पूछा। मेरे और घोड़े के बीच एक समझौता है, उसने कहा। हाँ, लेकिन वह समझौता किस तरह का है, मैंने फिर से पूछा। सीधा साधा और ईमानदार, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा। काश मुझे भी ये समझ में आता कि मैं घोड़े के साथ ऐसा समझौता कैसे करूं। तुम अभी छोटे हो, उसने कहा। जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि यह कैसे करना है। मैं चुपचाप घर गया और एक बढ़िया नाश्ता किया।
उस दोपहर मेरे चाचा खुसरो हमारे घर काफी और सिगरेट पीने के लिए आए। वह पार्लर में आराम से बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी एक और मेहमान आया, एक किसान जिसका नाम जान बैरो था। वह एक असीरियाई था जिसने अकेलेपन के कारण अर्मेनियाई बोलना सीख लिया था। मेरी माँ ने उस मेहमान को काफी और तंबाकू दिया। उसने सिगरेट बनाई, उसे सुलगाया और धीरे धीरे धुआं उड़ाया जैसे वह अपनी सोच में खो गया हो। फिर एक गहरी उदास आ भरते हुए बोला, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अब तक नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसा कैसे हुआ। मेरे चाचा खुसरो बहुत गुस्से में आ गए और जोर से चिल्लाए, कोई बात नहीं, घोड़े का क्या नुकसान? क्या हमने अपना देश नहीं खो दिया? घोड़े के लिए इतना क्यों रो रहे हो? जान बैरो ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, यह कहना तुम्हारे जैसे शहर वालों के लिए आसान है, लेकिन मेरी सवारी का क्या? घोड़े के बिना सवारी किस काम की? इसकी कोई चिंता मत करो, मेरे चाचा खुसरो ने गर्जना करते हुए कहा। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मील पैदल चला, जान बैरो ने कहा। तुम्हारे पास पैर हैं? मेरे चाचा खुसरो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। किसान ने कहा, मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है। इसकी कोई चिंता मत करो, मेरे चाचा खुसरो ने गरजते हुए जवाब दिया। किसान ने कहा, इस घोड़े की कीमत मुझे $60 पड़ी थी, मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे चाचा खुसरो ने कहा। वह उठे और गुस्से में घर से बाहर चले गए, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। मेरी माँ ने समझाया, उनका दिल बहुत कोमल है। वह बोली, यह सिर्फ इस कारण से है कि वह अपने देश की याद में खोए हुए हैं। इतने बड़े आदमी होते हुए भी वो अपनी यादों और दुखों से जूझ रहे हैं। किसान चला गया और मैं अपने कजिन मुराद के घर दौड़ते हुए गया। वह एक पीस ट्री के नीचे बैठा था। एक छोटी सी चिड़िया की चोटिल पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ नहीं सकती थी। वह उस चिड़िया से बात कर रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा। किसान जान बैरो हमारे घर आए थे, मैंने कहा। वो अपना घोड़ा चाहते हैं, तुमने उसे 1 महीने से रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख लेता। तुम्हें सवारी सीखने में 1 साल लगेगा, मेरे कजिन मुराद ने कहा। हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं, मैंने कहा। मेरा कजिन मुराद अपने पैरों पर कूद पड़ा। क्या? उसने गर्जना की। क्या तुम हमारे परिवार के किसी सदस्य को चोरी करने का आमंत्रण दे रहे हो? घोड़ा इसके असली मालिक को वापस जाना चाहिए। कब? मैंने पूछा। 6 महीने में अधिक से अधिक, उसने कहा। उसने चिड़िया को हवा में उछाल दिया। चिड़िया ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाए, 2 बार गिरते गिरते बची, लेकिन अंततः वह ऊंचाई पकड़ गई और सीधा संतुलित उड़ान भरने लगी। हर सुबह 2 हफ्तों तक मेरे कजिन मुराद और मैंने घोड़े को सुनसान अंगूर बाग के बाड़े से निकाला, जहां हम उसे छिपा कर रखते थे, और उस पर सवारी की। और हर सुबह जब मेरी बारी अकेले सवारी करने की होती तो घोड़ा अंगूर के बोलों और छोटे पेड़ों से कूदकर मुझे गिरा देता और भाग जाता। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ मैं भी वही सवारी सीख जाऊंगा जैसे मेरे कजिन मुराद ने सीखा था। एक सुबह जब हम हेडविजन के सुनसान वाइनयार्ड की ओर जा रहे थे, रास्ते में हमारी मुलाकात किसान जान बैरो से हुई, जो शहर की ओर जा रहे थे। बात मैं करूंगा, मेरे कजिन मुराद ने कहा। मुझे किसानों से बात करने का तरीका आता है। सुप्रभात जान बैरो, मुराद ने आत्मविश्वास से किसान का अभिवादन किया। किसान ने घोड़े को ध्यान से देखा, आंखों में एक जिज्ञासा लिए। सुप्रभात मेरे दोस्तों के बेटों, उसने कहा। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरे कजिन मुराद ने आर्मेनियाई में कहा। एक सुंदर नाम, जान बैरो ने कहा, एक सुंदर घोड़े के लिए। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो मुझसे कई हफ्ते पहले चोरी हुआ था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? बिल्कुल, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, उसने कहा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी और प्रसिद्धि मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। एक संदेहास्पद आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, न कि अपने दिल पर। फिर किसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुभ दिन मेरे छोटे दोस्तों। शुभ दिन जान बैरो, मेरे कजिन मुराद ने कहा। अगली सुबह हम घोड़े को जान बैरो के वाइनयार्ड में ले गए और उसे बाड़े में डाल दिया। कुत्ते हमारे चारों ओर चुपचाप घूम रहे थे। कुत्ते, मैंने मुराद से फुसफुसाया। मुझे लगा कि वे भौंकेंगे। वे किसी और पर भौंकते, मुराद ने कहा। मेरे पास कुत्तों से निपटने का एक तरीका है। मेरे कजिन मुराद ने घोड़े को गले लगाया, उसकी नाक में अपनी नाक सटाई, प्यार से थपथपाया और हम चुपचाप वहां से निकल गए। उस दोपहर जान बैरो अपनी सवारी में हमारे घर आए और माँ को घोड़ा दिखाया जो चोरी हुआ था और अब वापस लौट आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा। घोड़ा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसका स्वभाव भी पहले से कहीं बेहतर हो गया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मेरे चाचा खुसरो जो बैठक कक्ष में थे नाराज हो गए और गुस्से में चिल्लाए, चुप रहो आदमी, चुप रहो। तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया है, अब इस पर ध्यान मत दो। तो दोस्तों, ये थी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में भले ही हम कभी कभी गलतियां कर लें, परंतु सच्चाई की राह पर चलने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, जो हमें हर कठिनाई से उबारता है और जीवन में एक नई रोशनी लाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नए अनुभव के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए द ग्रामर के साथ। थैंक यू।